हाय एवरीवन, मैं सेल्फ इंजीनियर राजन और आप सभी को स्वागत करता हूँ आज के इस फिर नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे साइट पे एज अ फ्रेशर सिविल इंजीनियर आप एक नए साइट पे जाते हो तो आपको अगर इंजीनियर कंसीडर करके साइट पे भेज दिया जाए और साइट पे आपको बोल दिया जाए नए साइट पे जो आप जाइए और आपके सामने जो साइट है इस साइट पे एक राफ्ट तैयार करवाइए एज पर ड्राइंग एज पर स्पेसिफिकेशंस। तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप कैसे राफ्ट को तैयार करवाइए, क्योंकि राफ्ट में स्टील वर्क और कंक्रीट वर्क दोनों का होना है। तो स्टील वर्क जो है आपको ड्राइंग के अनुसार चलना है सबसे पहले, उसके बाद जो है कंक्रीट वर्क। तो स्टील वर्क के लिए ड्राइंग के साथ जो उसका जो डिटेल्स दिया हुआ है उसको लेकर चलना है। तो साइट पे चलते हैं और खुद सीखते हैं और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं कि ड्राइंग के अनुसार राफ्ट को कैसे तैयार। तो हम आ गए हैं ड्राइंग के साथ अपने साइट पे और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो हमारा स्टील राफ्ट के लिए वर्क चल रहा है उसके लिए ड्राइंग मेरे हाथ में है और काम भी यहाँ स्टार्ट है। तो ड्राइंग के अनुसार सीखेंगे और आपको भी सिखाने का प्रयास करेंगे कि ड्राइंग के अनुसार आप कैसे स्टील वर्क जो हमारा राफ्ट में है उसको करवाना है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, किन किन बातों पर ध्यान देना है और कौन कौन सा काम करवाना है। तो चलिए मेरे साथ और हमारे गुरु जो हमारे जो मेंटर हैं हमारे साइट के सूरज सर, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं और सिखाने का प्रयास करते हैं। सर के पास आ गए हैं और सर से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर मेरा आपसे एक सवाल है, जो ड्राइंग के अनुसार जो ड्राइंग है हमारा ड्राइंग के अनुसार सबसे पहले एज अ फ्रेशर मन में जिज्ञासा है कि ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं स्टील वर्क के लिए और क्या क्या डिटेल्स के साथ हमको वर्क करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, लेबर के साथ, तो वो बताने का सर प्रयास करेंगे डिटेल्स। जी, सबसे पहले तो आपको शुरुआती दौर में आपको ये ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि जब आप अगर एज अ फ्रेशर हैं या फिर एज अ सिविल इंजीनियर फ्रेशर है तो आपको फील्ड पर करना क्या होता है कि अगर आप ये सारे काम को देख रहे हैं तो आपको ये सारा का सारा वर्क जो है कि अकॉर्डिंग टू आपका ड्राइंग यानी आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो होता है उसके हिसाब से करवाना होता है। तो सबसे पहले कि फ्रेशर में तो आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी और ना ही आपको पता चल पाएगा कि ड्राइंग में कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको एज अ फ्रेशर ये बताया भी जाए कि आपको ये ड्राइंग है, आप इस ड्राइंग से करवा लीजिए, तो नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या है कि सबसे पहले ड्राइंग में आपको एक सेक्शन का ड्राइंग दिया रहेगा जिसे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आप पास लाइए, थोड़ा दिखाइए, आप थोड़ा दिखाने का प्रयास कीजिए इस सेक्शन को। तो देखिए हमारा जो राफ्ट अभी बन रहा है, राफ्ट बन रहा है, उसका सेक्शन ये है, उसका ये सेक्शन है। इसमें जो मेरा राफ्ट है इसमें देख रहे होंगे आप कि एक मेरा 750 का राफ्ट है, ये दिख रहा होगा आपको, और एक मेरा राफ्ट जो है 600 का है, 600 ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें मेरा पेडेस्टल वगैरह बना हुआ है, जो कॉलम के पास पेडेस्टल रहता है, जो मेरे कॉलम को सपोर्ट करते हैं, ये पेडेस्टल है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पेडेस्टल है। पेडेस्टल जरूरी नहीं कि एक ही साइज का आपका दिखेगा, अलग अलग तरह के पेडेस्टल हो सकते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है P1, P2, P3 नाम से आपका पेडेस्टल है। जैसे P1 टाइप का जो पेडेस्टल है उसमें उसका साइज जो है डायमेंशन है 2300 बाय 2700 है। और फिर P2 का जो साइज है इस तरह का है। मतलब क्या अलग अलग पेडेस्टल का साइज हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप जो राफ्ट का स्टील लगवा रहे हैं तो आपका सेक्शन में आप देखिए कि आपका सेक्शन में क्या कर रहा है कि बॉटम में आपका जो सरिया लगना है या सरिया बिछना है, लोहा लगना है, उसको आप देखिए कि 20 का है और 16 का है या जिस डाया का है उसका लगाना कैसे, उसको लगाना कैसे है। तो आप सबसे हम जनरल ये कॉमन सा नॉलेज बताना चाहूँगा कि आप ड्राइंग में जो भी देखें आपको वही चीज़ मिलेगा। ड्राइंग से तो आप देख सकते हैं कि वही चीज़ जो है वही मैं बताऊँगा। तो राफ्ट में होता क्या है कि अगर स्टील का डाया मान लीजिए 20 और 16 का दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे साइड पे, थोड़ा सा देख सकते हैं। ये जो अभी सर हमारे हाथ में ड्राइंग है और साइड पे भी है, तो ड्राइंग में बताने और साइड पे बताने का थोड़ा प्रयास। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अभी ये नीचे मेरा क्या है, ये 20 का डाया चल रहा है, ये 20 का सरिया है। और आप इसमें देखिए ड्राइंग में थोड़ा सा क्लोज कीजिए, क्लोज कीजिए। ये देखिए 20 का सरिया बिछा हुआ है, लेकिन इसमें देखिए आपको 20 का सरिया कहीं लिखा हुआ है, ये देखिए 20 लिखा हुआ ना, #20 @100cc। इसका मतलब होता है 100 के सेंटर पर, यानी 100 mm के सेंटर पर देना है 20 mm का। फिर देखिए 16 का लिखा हुआ 16 @125cc, यानी सी का मतलब होता है सेंटर टू सेंटर, यानी 16 mm का सरिया जो है 125 के सेंटर टू सेंटर देना है। अब डिपेंड करता है 20 mm वाला नीचे पड़ेगा और 16 mm वाला ऊपर पड़ेगा। लेकिन ये कतई आप दिमाग में मत रखिएगा कभी
कि ग्रेटर डाया वाला को नीचे रखेंगे और लेस डाया वाला को ऊपर रखेंगे। जनरली होता क्या है कि राफ्ट और स्लैब दो ऐसे चीज होते हैं जहां पर छड़ का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो राफ्ट में जो होता है वो स्लैब के जस्ट अपोजिट होता है। स्लैब में क्या होता है कि आपका अगर छोटा डायरेक्शन वाला अगर पोर्शन है तो सबसे पहले आप उधर ही ग्रेटर डाया वाले स्टील को लगाइएगा शॉर्टर डायरेक्शन में, और लॉन्गर डायरेक्शन में आप स्मॉलर डाया वाले को लगाइएगा। लेकिन राफ्ट में आपका जस्ट उल्टा होता है। क्या अभी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये दिखाते हैं। आप देखिएगा कि मेरा ये जो प्रोजेक्ट बनने वाला है ऐसे ये लॉन्गर डायरेक्शन है, ये लॉन्गर डायरेक्शन थोड़ा सा दिखाइएगा, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ये देखिएगा कि ये लॉन्गर डायरेक्शन है और ये ऐसे, ये देखिए ये लॉन्गर डायरेक्शन हो गया। ये हो गया। अब ये देखिए कि ये शॉर्टर डायरेक्शन है, ये शॉर्टर डायरेक्शन है। तो इसमें आपको समझना क्या है, सबसे बड़ा फॉर्मूला इसमें क्या है कि सरिया का जब आप काम करवाइएगा तो सबसे बड़ा रोल आपका क्या है कि आपको ये समझना है कि 20 का भी सरिया है, 16 का भी सरिया है, तो हम किसको पहले लगाएं। ठीक है, अगर मैं 16 को ही पहले लगाता हूं तो 16 को किस डायरेक्शन में लगाऊं। ठीक है, अगर हम 20 को ही पहले लगाते हैं तो 20 को किस डायरेक्शन में लगाएं। तो राफ्ट में क्या होता है कि पहले आप लॉन्गर डायरेक्शन में बिछाइएगा ग्रेटर डाया को। अगर दोनों का डाया सेम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर डाया का वेरिएशन है कि 20 और 16 का दिया है या 25 या 20 का है या 32 या 25 का है, तो क्या है सबसे बड़ा डाया वाले को आप क्या है लॉन्गर डायरेक्शन में सबसे पहले नीचे बिछाइएगा, जैसे देख रहे हैं। उसके बाद ऊपर से शॉर्टर डायरेक्शन में छोटा डायरेक्शन, छोटा डाया वाला यानी लेस डाया वाला जो है ऊपर में आएगा शॉर्टर डायरेक्शन। लॉन्ग डाया वाला जो है सॉरी ग्रेटर डाया वाला जो है लॉन्गर डायरेक्शन में बिछाएगा। इसका रीजन होता है कि ये मेरा क्या है सस्पेंडेड नहीं है। मेरा स्लैब क्या होता है सस्पेंडेड एरिया पे वो सस्टेन करता है, वो क्या हवा में रहता है, उसके चारों तरफ से भले ही वह उसका सपोर्ट रहता है, लेकिन इसका क्या है कि ओवरऑल ये सपोर्टेड है। एक ग्राउंड पे है, ये हार्ड स्टेटा को प्राप्त कर चुका है, उस पे ये बन रहा है। तो इसलिए और इसमें बहुत सारी ऐसे टर्म एंड कंडीशन होती है या फिर बेनिफिट्स होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर ग्रेटर डाया को पहले बिछा दिए तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, फ्लो में काम होगा। क्या है कि पहले बिछाने में स्टील ज्यादा मेहनत नहीं लगता है, अभी अगर इस पर स्टील बिछाएगा इस पर ही तो ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी मेरा क्या प्लेन है, जैसे फटाफट बिछाते गया। तो बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं कि अगर आप ग्रेटर डाया को पहले लॉन्गर डायरेक्शन में बिछा दीजिएगा तो आपका क्या है कि आधा से ज्यादा 75% आपका काम निकल चुका होता है। और दूसरी रीजन है कि लोड के वेरिएशन के हिसाब से भी देखा जाए तो आपका लोड जो आएगा नीचे वाले पे ज्यादा रजिस्ट करेगा, ज्यादा नीचे वाले पे लोड वो कंसिस्ट करेगा, तो सस्टेन करने की क्षमता होनी चाहिए नीचे में ज्यादा। इसलिए सबसे पहले 20 का यानी नीचे ग्रेटर डाया का ही स्टील लगाया जाता है, कंप्रेसिव फोर्स आएगा। हालांकि स्टील तो मेरा टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों नेचर का होता है, लेकिन जब लोड ज्यादा लेकिन जब राफ्ट बन रहा है तो राफ्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें सस्पेंडेड एरिया नहीं है, तो ये ज्यादा जनरली आप ये कर सकते हैं ये कंप्रेसिव लोड को ही झेलेगा। सर एक चीज और है, एक चीज और है कि इसमें कि ड्राइंग के अनुसार सर साइट पे हम कैसे उसका जो स्पेसिंग है ठीक है वो कैसे चेक करेंगे, ड्राइंग में कैसे है और यहाँ कैसे हम इसको क्रॉस चेक करेंगे वो थोड़ा बताएंगे। तो मैंने पहले भी आपको एज मेंशन पहले भी किया था कि जैसे देख सकते हैं, थोड़ा सा कैमरा पास कीजिए। तो मैंने बताया था कि इसमें देखिए मेरा राफ्ट जो है राफ्ट का ये सेक्शन दिया हुआ है। सेक्शन दैट मीन्स क्या होता है कि आप अगर राफ्ट को काटते हैं तो किस तरह का दिखता है। तो दिखने के बाद आपको बहुत सारा इसमें इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कीजिएगा, पास कीजिएगा। ये देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, 75 mm थिक का पीसीसी होगा, 75 mm थिक ब्रिक सोल्डिंग होगा, 100 mm का 100 mm थिक सैंडलिंग होगा। ये सब तो नीचे का दिया हुआ है, साइड से काटा है। हाँ, इसको क्या है कि बीच से अगर कहीं काटेंगे तो हमारा सेक्शन में क्या है कि राफ्ट में क्या क्या दिखेगा। तो फिर उसके बाद मेरा ये रेनफोर्समेंट का बता रहा है, ये देखिए रेनफोर्समेंट का डायरेक्शन इंडिकेट किया है। इसमें दिखा रहा है कि #20 cc। इसका मतलब क्या, अगर मेरा ये जो 20 का सरिया बिछ रहा है तो ये 100 के डिस्टेंस पे बिछेगा। अभी ऐसे ही रखा हुआ है, वैसे रखा हुआ है, इसको अभी अरेंज करेगा तो यानी 100 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि 20 का जो है कि 100 के डिस्टेंस पे रहेगा। 100 का मतलब ये 20 mm का सरिया है सर, इस दोनों के बीच ये 100 का होना चाहिए, जैसे यहाँ पे है। ये जैसे कि यहाँ पे, यहाँ कैमरा दिखाइए, जैसे यहाँ पे देखिए 100 mm है। एज पर ड्राइंग देखिए यहाँ भी दिया है 100 ना, और यहाँ ड्राइंग में बताया है कि 20 mm का सरिया सेंटर टू सेंटर 100 mm का डिफरेंस। उसी तरह सर 16 mm है,
जो हमारा ये 16 mm वाला है, फिर बिछेगा तो 125 बिछेगा पे तो बिछेगा। इसमें 125 पे यहाँ पे सर हाँ। डाल दिया जाएगा। 125 वाला यहाँ पे पड़ेगा। हाँ, हाँ, उसी ये तरह बता से। दिया। ठीक है, इसी तरह होगा। एक चीज और है सर, जैसे कि यहाँ जैसे रात में हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो डाल रहे हैं, हाँ, इसके ऊपर ये सर थ्रेड टाइप का बनाया गया है। क्या? जैसे लॉन्गिट्यूडनल में हम डाल रहे हैं तो ये हाँ। थ्रेड टाइप का बनाया गया। क्यों ये थ्रेड टाइप का सर? वो तो समझ रहे हैं कि जोड़ने के लिए सर बनाया होगा, लेकिन क्यों ऐसा क्यों किया सर? ये थ्रेड से इसको जोड़ा जा रहा है। अब देखिए, अभी क्या है कि अगर कन्वेंशनल में जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है कि थ्रेड वाला सिस्टम यूज करते हैं। हालांकि लैपिंग करने का ये तरीका है। लैपिंग करने का ऐसा तो जनरली अभी 3 तरीका जो मार्केट में ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे एक मेरा लैपिंग वाला होता है जोड़ने का। लैपिंग क्या होता है कि एक दूसरे पर ओवरलैप कर दिया जाता है 57D। 57 से डाया को गुना कर दीजिएगा, उतना डिस्टेंस तक वो सरिया को लैप कर दीजिएगा। फिर दूसरा होता है बेल्डिंग लैपिंग, बेल्डिंग ज्वाइंट, यानी बेल्ड कर करके आप उसको ज्वाइंट कर सकते हो। अब तीसरा क्या है, लेटेस्ट में कपलर ज्वाइंट, यानी दैट मीन्स क्या होता है कि इस थ्रेड में एक कपलर आता है, तो उस कपलर को आप यहाँ पे लगाइएगा, उसको इसमें टाइट कर करके फिर फॉरवर्ड कीजिएगा, दूसरे कंटिन्यू कीजिएगा दूसरे सरिया को लगा करके। जैसे 12 मीटर का सरिया लगा हुआ है, तो आपका राफ्ट क्या 12 मीटर में है? आपका तो है 30, 35, 45 मीटर का राफ्ट है। तो क्या है, आपका तो एक सरिया में तो हो नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है, आपको और आगे कंटिन्यू करना है। तो क्या है, यहाँ पर कपलर आप लगाइएगा, यहाँ पर कपलर लगाइएगा थ्रेड में। फिर नेक्स्ट स्टील जो है, कपलर के इस कपलर यहाँ रहेगा और कपलर के इस एंड से आप क्या कीजिएगा कि दूसरा सरिया को लगाइएगा, फिर कंटिन्यू आगे बढ़ जाएगा। तो इस थ्रेड को करने का मकसद यही है। इसमें सबसे बड़ा इसका एडवांटेज क्या है, इसमें आपका जो स्टील है उसका बहुत ज्यादा बचत होता है। कि अगर हम आप देखा जाए, अगर ये 20 mm का है अगर 57D से इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका क्या 1000, यानी 1.5 मीटर के आसपास आपका सरिया इसमें लैपिंग होने वाला था, जो आपका 1.5 मीटर का स्टील बच गया या फिर यूं कहें कि अगर इकोनॉमिकल हो गया है, तो थोड़ा सा ये कॉस्टली हो सकता है, लेकिन उससे कम कॉस्टली है। इसमें थोड़ा सा इक्विपमेंट ज्यादा लगा और थोड़ा सा मशीनरी वगैरह का प्रयोग किया गया है, लेकिन उससे ज्यादा इकोनॉमिकल ही है और ज्यादा बॉन्डिंग इसका मजबूत होता है। अच्छा सर, ये एक होता है लैपिंग वाला, वो जो एक दूसरे को ज्वाइंट करते हैं 57D को लेकर। दूसरा है सर वेल्डिंग, तीसरा है कपलिंग। तो ये तीनों में सर बेस्ट और सबसे ज्यादा मजबूती या सबसे ज्यादा अच्छा जो प्रोवाइड करता है वो कौन सा सर बेस्ट है? देखिए, सबसे ज्यादा बेस्ट तो कह सकते हैं आप यही कि अगर जो अभी लेटेस्ट निकला है, क्योंकि लेटेस्ट में होता क्या है कि बहुत सारे उस पर रिसर्च किए होते हैं। क्योंकि जब हमारे पास संसाधन नहीं होते तो जो पहले निकल चुका होता है उसी पर रिसर्च कर करके आगे बढ़ता है। तो कपलर एक अभी नया टेक्निक आया है, तो इसमें क्या है कि लैपिंग कंडीशन में क्या है, ये बहुत सारे रिसर्च किए तभी जा करके ये क्राइटेरिया आया है। कपलर का एडवांटेज है कि पहला तो हमारा स्टील को बचा रहा है, हाँ, ठीक। दूसरा बॉन्डिंग भी अच्छा रहता है, बेस्ट बॉन्डिंग दे रहा है। बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा कि कॉपलर एक तो इकोनॉमिकल स्टील को बचा रहा है और दूसरा जो है बॉन्डिंग भी बेहतर दे रहा है। वेल्डिंग से बेहतर बॉन्डिंग सर ये कॉपलर देता है ना। देखिए, वेल्डिंग भी अपने जगह पर बहुत बेस्ट है। फर्क इतना पड़ता है कि आपके पास साधन क्या है। अब कहीं के लिए आपका लैपिंग वाला भी क्राइटेरिया जो आपका ओवरलैप वाला है वो भी बेस्ट है। अब फर्क पड़ता है कि आपके पास बजट कैसा है, फंड कैसा आपके पास है। अभी क्या कपलर में बहुत सारे फंड की आवश्यकता होती है। आपके पास मशीनरी होना चाहिए, उसके लिए एक आपका मशीनरी को हैंडल करने वाला ऑपरेटर होना चाहिए, स्किल्ड लेबर होना चाहिए उसके लिए। उसके बाद फिर क्या है कि इसके स्टैंड वगैरह वगैरह सब बहुत सारे जुगाड़ बनाने पड़ते हैं। तो क्या नेक्स्ट वीडियो में थ्रेडिंग पे बना देंगे। तो क्या है कि आपके बजट पे सारा निर्भर करता है, फंड पे निर्भर करता है। और दूसरी बात मैं एक चीज इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता देना चाहता हूँ कि बेल्डिंग वाला जो ज्वाइंट होता है उसका पूछिएगा कि भाई कितना सरिया लिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक दूसरे सरिये पे लैप करके ही ना बेल्ट कीजिएगा, उसका होता है 24x D, यानी उसमें 24 से गुना कीजिएगा डाया को। और जो ओवरलैप वाला होता है उसमें 57D होता है। वो भी मेरे ख्याल से कॉपलर के रिस्पेक्ट में वो इकोनॉमिकल नहीं, क्योंकि अब उसमें भी स्टील भी सर ज्यादा लगेगा। पहला, दूसरा फिर वेल्डिंग के लिए फिर एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, वो आपके बजट पे सारा बजट उसका भी बढ़ जाएगा। तो ओवरलैपिंग में दो, वेल्डिंग वाला और दूसरा लैपिंग वाला, दोनों में सर स्टील माना जाए अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कपलर बेस्ट है, चीप एंड बेस्ट। लेकिन आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है। बजट के ऊपर जाएगा कि और ज्यादा चीप चाहिए तो आप फिर ओवरलैप वाला कर सकते हैं, लेकिन ओवरलैप वाला उतना सेफ नहीं हो सकता है। ओवरलैप वाला भी सेफ हो सकता है लेकिन थोड़ा सा बजट के हिसाब से चल सकते हैं। स्टील जो आपके लिए तैयार कर रहा है।
इसमें स्टील पहला तो लगा, हाँ। दूसरा स्टील को एक दूसरे से बाइंड करने के लिए बाइंडिंग वायर, इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करना है सर। वो एज ए फ्रेशर इंजीनियर कैसे उसको कैलकुलेट करेगा, इसके बारे में सर। देखिए, ऐसे तो आईएस कोड के हिसाब से कहा जाता है कि अगर सरिया का डाया पर निर्भर करता है, लेकिन दूसरी बात है कि अगर 1 टन सरिया आपका लग रहा है जी, वजन के हिसाब से देखा जाए तो 1 टन अगर सरिया लग रहा है तो आपका 9 से 13 केजी बाइंडिंग वायर खपत होता है। ये जनरल आईएस कोड है कि आपका 9 से 13 केजी या 15 केजी के आसपास में आपका क्या है बाइंडिंग वायर खत्म हो सकता है। अब वो कहिएगा कि 9 या 13 या 15, तो ये 9, 13, 15 का मतलब क्या है कि अगर स्मॉलर डाया वाला सरिया है तो उसमें क्या है कि कम बाइंडिंग वायर लगेगा, तो 9 से 10 केजी में हो जाएगा 1 टन। फिर उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा डाया का रहेगा तो 12, 13 केजी लग जाएगा। फिर उससे ज्यादा बड़ा रहेगा तो 15, 16 तक में खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह का बाइंडिंग वायर का होता है क्वांटिटी कैलकुलेट। क्वांटिटी तो एक रफ फिगर लमसम में हो गया कि हम लेके आए एस्टिमेट करने, लमसम एस्टिमेट बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग चल सकते। ये सब प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल देखने पर भी समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाता है। तो फिर ये सरिया सर इसमें जो यूज किया है, इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए क्या कोई स्पेसिफिकेशन है क्या? स्पेसिफिकेशन तो बहुत इजी है, इसमें निकालने वाली कोई बहुत बड़ी तीर मारने की जरूरत नहीं, आवश्यकता है। अगर बोला जाए कि अगर 100 मीटर का एक सरिया है उसको बराबर बराबर 100 भागों में बांटा जाए तो हर एक भाग में कितना मीटर आएगा, तो सिंपल सी बात है कि हर एक भाग में 1 मीटर पाया जाएगा। तो उसी तरह से इसमें भी वो फॉलोअप किया जाता है कि अगर मेरा 100 मीटर का राफ्ट है और हर एक सरिया मेरा 1-1 मीटर में बिछाना है तो कितने सरिया आएंगे, तो सिंपल सी बात है कि उसको डिवाइड करके +1 कर देना। लेकिन ध्यान रखना +1 करना है, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट आप लेते हैं वहां आप छोड़ देते हैं। स्पेसिंग का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं ये 2 स्पेस है तो इसके बीच में देखिए 1, 2, 3 सरिया हो गया ना, जबकि 2 ही स्पेस को मैंने काउंट किया, और लेकिन मेरा सरिया कितना गया, 1, 2, 3, एक बढ़ गया ना। उसी तरह से जब स्पेसिंग कर करके आप अगर स्टील का क्वांटिटी कैलकुलेट कीजिएगा तो +1 हमेशा रखिएगा। स्टील कैलकुलेट करने का एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा डिटेल्स ड्राइंग के अकॉर्डिंग। नहीं, ड्राइंग के अकॉर्डिंग तो है, लेकिन एक नॉर्मल में बता दूं कि अगर किन्हीं को अगर कुछ थोड़ा बहुत भी जानकारी हो और स्टील निकालने का ज्यादा जुनून है तो आप d²/162.2 kg per meter square फिर पर मीटर kg per meter का फॉर्मूला लगा करके आप स्टील का क्वांटिटी यानी वजन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला वगैरह तो आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है। सर एक ही और साइड पे जैसे हम देख रहे हैं स्टील बिछ रहा है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का जो हमारा टेस्ट है, टेस्ट के ऊपर ये बनाया गया, ये क्या है सर? ये हमारा कॉलम लेआउट जब होता है तो कॉलम का ये लेआउट है। अच्छा, इसके ऊपर क्या है, मेरा कॉलम खड़ा किया जाएगा, तो ये कॉलम का डायमेंशन वगैरह इस पे मतलब प्रोजेक्ट कर दिया गया है और उसके बाद इसी पर कॉलम ऊपर जाएगा। सर इस समय तो कवर ब्लॉक भी जरूरी, इसमें भी जरूरी है सर। मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको कहते हैं कि आप सारे काम कर लीजिएगा और सारा खाना बना लीजिएगा, थोड़ा सा नमक नहीं दीजिएगा तो सारा का सारा भोजन व्यर्थ हो जाता है। उसी तरह से कवर ब्लॉक आपके नमक की तरह काम करता है कि अगर आप सारा का सारा रेनफोर्समेंट अरेंज कर दिए, सारा का सारा प्लान कर दिए, सभी स्टील को अपनी जगह पे लगा दिए, आप एक के जगह पर 10 सरिया लगा दिए, वो बात की बात है कि कितना लगाना नहीं लगाना है, लेकिन आपने प्रॉपर ड्राइंग के हिसाब से काम कर लिया। लेकिन अगर कहीं भूल से आप पूरा में कवर ब्लॉक लगाना भूल गए तो क्या है कि ये कवर ब्लॉक मेरा काम करता क्या है कि स्टील को कोरोजिव होने से बचाता है। हाँ, ये मेरे इसको क्षरण होने से बचाता है कि इसमें वो जंग ना लग जाए। जंग अगर एक बार खा गया तो क्या है कि मेरा स्ट्रक्चर ही फेल हो जाएगा। तो कवर ब्लॉक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये कवर ब्लॉक के बारे में, तो फिर इसका भी कोई सर आईएस कोड स्पेसिफिकेशन होगा, कितना कवर ब्लॉक इसके लिए प्रोवाइड करना चाहिए? हाँ, देखिए कवर ब्लॉक का स्पेसिफिकेशन ये है, आईएस कोड ये कहता है कि फाउंडेशन में अगर आप जाइएगा तो 50 mm या 75 mm फाउंडेशन में, पर हाँ फाउंडेशन में 50 या 75 mm। लेकिन इसमें भी सवाल उठता है कि लोग कहेंगे कि 50 या 75। मैं जनरली सभी को मैं बताना चाहूंगा कि 50 वहां लगाए जाते हैं जहां पे डायरेक्ट सॉइल कांटेक्ट ना हो, 50 तब 50 दीजिएगा, और 75 वहां दीजिएगा जहां सॉइल डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो वो अब समझने वाली बात है कि सॉइल कांटेक्ट होगा कैसे, जब मैं नीचे पीसीसी कर दिया हूँ तो सॉइल कांटेक्ट हो कहाँ रहा है जो आप फिर भी 50 का दिए हैं या 75 का दिए। सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। तो 75 वहां दिया जाता है, जैसे वो साइड में आप देख सकते हैं। तो साइड में आप क्या है, साइड में तो आपने पीसीसी तो किया नहीं, साइड से आपको मिट्टी दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप साइड से 75 mm छोड़ करके ही सरिया बिछाइएगा
उसके बाद यानी 75 mm का इधर कवर ब्लॉक लग जाएगा। जी। या ऑटोमेटिक जब शटरिंग लगाइएगा हाँ। तो उस शटरिंग में क्या है कि आप 75 mm का कवर ब्लॉक फिट कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक से 75 mm का कवर मिल जाएगा। लेकिन नीचे आप देख सकते हैं क्या कि इस नीचे में आप 50 mm का ही दीजिएगा, सफिशियंट रहेगा, क्योंकि नीचे आपका पीसीसी हो रखा है ऑलरेडी 4 इंची 5 इंची का, जो भी यानी 100 सवा 100 mm का हो चुका है, तो उसमें आप 50 mm का अगर कवर ब्लॉक देते हैं तो इनफ है। अच्छा सर, ये जो देख रहे हैं कि पन्नी लगाया गया है, ये पन्नी क्यों लगाया गया, क्या इसका पर्पस है लगाने का? देखिए पर्पस तो इसका बहुत सारा चीज है। फिलहाल सर साइड पे हाँ, फिलहाल में इसका साइड पर पर्पस ये है कि अभी इधर क्या है कि मिट्टी वगैरह है, तो मिट्टी वगैरह अगर इरोड होकर करके इधर आता है या किसी तरह से कोलैप्स होकर के आता है तो हमारे छड़ पर वगैरह पर नहीं हो, छड़ पर नहीं आए, मेरा स्टील पर नहीं आए। क्यों? क्योंकि अगर एक बार मेरा मिट्टी अगर इस पे आ जाता है तो मिट्टी को यहाँ से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है जी। और कास्टिंग के वक्त मुझे चाहिए एक प्लेन सरफेस चाहिए जी। तो क्या है कि अगर मेरा स्टील को अगर एक प्लेन सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है तो वो है प्लास्टिक। वो क्या है कि सॉइल के कांटेक्ट में जाने नहीं देगा। अगर सॉइल के कांटेक्ट में जाता है तो क्या मे भी हो सकता है कि स्टील आपका सॉइल के कांटेक्ट में रह जाए, वहां पर कंक्रीट ना पहुंच पाए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण से प्लास्टिक लगाया जाता है। इसलिए सर इस साइड से साइड जो है दे दिया गया और बीच में नहीं दिया गया। नहीं दिया गया, ये बीच में हमारा पन्नी नहीं दिया तो बीच में आपका पीसीसी से किया हुआ है, वाटरप्रूफ ऑलरेडी ये पीसीसी है। जानकारी सर आपसे सीखकर और लोगों को सिखाकर, मेरे वीडियो के माध्यम से मैं खुद भी सीख रहा हूँ, आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक्चुअली अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं एज ए फ्रेशर सिविल इंजीनियर, आप अगर कहीं जाते हैं तो आपको बेसिक स्तर पे शुरुआती में काम करने के लिए दिया जाएगा, तो आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से आप आगे हमसे जुड़े रहिएगा, तब आप आगे कुछ न कुछ नया चीज सीखते रहिए। क्योंकि मैं भी फ्रेशर हूँ और आप लोग को एज ए फ्रेशर कंसीडर करके आप लोग को जानकारी लेकर से जो हमारे एक्सपर्ट जो हमारे फील्ड में बहुत पुराने हैं उनसे सीखने का प्रयास करके आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लास्ट में यही कहेंगे, वीडियो बेहतर लगा, वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उन सभी फ्रेशर इंजीनियर तक शेयर कर दीजिएगा जो अभी नए ज्वाइन किए हैं। दोस्तों मेरा मकसद चैनल पर फ्रेशर इंजीनियर को गाइड करना है, जो भी फ्रेशर ज्वाइन किए हैं उनके लिए और जो ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए। तो तब तक लेते हैं आपसे विदा, फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आप सभी से मिलेंगे।